उसे रिया नंदिनी की आवाज़ याद आई, मगर फिर उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये संभव नहीं है। मोबाइल पर रिया नंदिनी की आवाज़ में एक अलग सी चमक और चंचलता होती, जबकि ये लड़की तो डरी सहमी लग रही है। वैसे भी फ़ोन पर आवाज़ बदल जाती है। उसने खुद को समझाया और कुर्सी पीछे करके खड़ा हो गया। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तन्वीर ने कहा और किसी का जवाब सुने बिना वहाँ से चला गया। काव्या देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लक्ष्मी देवी की तरफ देखा तो वह भी शर्मिंदा नजर आई। तन्वीर का ये कठोर व्यवहार सबके लिए भारी हो रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया नंदिनी ने मन ही मन में खुद से सवाल किया। जिस लड़के से तुमने मोबाइल पर इतनी प्यारी बातें की, वह तो असल में बहुत कठोर है। क्या ये वही तन्वीर है जिसके लिए मैंने अपनी नींद खराब की थी? रात के समय रिया नंदिनी अपनी माँ और बहन के साथ कमरे में थी, मगर उसे चैन नहीं मिल रहा था। वह अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि वह उनकी मौजूदगी में ही वहां से चला गया। उसने सोचा कि वह तनवीर को बताएगी वह कितनी गलतफहमी में है, मगर फिर उसे याद आया कि तनवीर तो उसे जानता ही नहीं। वह तो केवल उस ऑनलाइन रिया नंदिनी को जानता है। उधर तनवीर अपने कमरे में बेचैन था। उसने गुस्से में अपना फोन उठाया और रिया नंदिनी को संदेश भेजा। तुम कहाँ हो रिया नंदिनी? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यहाँ मेरे घर में वे लोग आ गए हैं जिन्हें मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरा दम घुट रहा है। रिया नंदिनी के फ़ोन की स्क्रीन चमकी। उसने संदेश पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उसी घर में एक दीवार की दूरी पर बैठी थी, मगर वह उसे बता नहीं सकती थी। उसने कांपते हाथों से जवाब लिखा, दोहरे रखिए तनवीर। शायद भगवान ने इसमें कोई भलाई रखी हो। आप उन लोगों को मौका देकर देखिए। कैसा मौका रिया नंदिनी? वे लोग लालची हैं। उन्होंने मेरी दादी दादा को दुख दिया। अब मेरे पिता की बीमारी का फायदा उठाकर यहाँ आ गए हैं। मैं आर्या नंदिनी से कभी शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तनवीर का ये संदेश पढ़कर रिया नंदिनी का दिल भर आया। वह तनवीर के प्यार को देखकर खुश थी, मगर उसकी नफरत देखकर डर भी रही थी। अगली सुबह रिया नंदिनी रसोई में अपनी माँ की मदद कर रही थी कि तभी तनवीर वहां आ गया। उसने रिया नंदिनी को काम करते देखा तो उसके होठों पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान आ गई। वाह, बड़ी जल्दी घर संभालने की कोशिश हो रही है। शायद यही बस जाने का इरादा है। तनवीर ने रिया नंदिनी के पास आकर धीमी आवाज में कहा। उसका लहजा इतना कड़वा था कि रिया नंदिनी का हाथ करते करते बचा था। आपको गलतफहमी हुई है, हम यहाँ किसी इरादे से नहीं आए। रिया नंदिनी ने मुड़कर जवाब दिया। उसकी आवाज में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक आत्मसम्मान था। ओहो, जुबान भी चलती है। तनवीर उसके और करीब आ गया, इतना करीब कि रिया नंदिनी को उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस होने लगी। तनवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से जितनी जल्दी चले जाओ उतना ही अच्छा है। रिया नंदिनी ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। हम आंटी के बुलाने पर यहाँ आए हैं। जब तक वह चाहेंगी हम यहाँ रहेंगे। आपकी बदतमीजी हमें डरा नहीं सकती। तनवीर यादव हैरान रह गया। इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वह उसे जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही और मजबूत होकर सामने खड़ी हो रही थी। उसे एक बार फिर उसकी आवाज में वही पहचान महसूस हुई जो फोन पर उसे चुनौती देती थी, मगर उसने फिर अपने दिमाग को झटका और गुस्से में रसोई से बाहर निकल गया। लेकिन उसका मन अब भी रिया नंदिनी के इस हिम्मत की तारीफ कर रहा था। वह जितना उससे नफरत करना चाहता था, उसका मन उतना ही उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। रात के खाने के बाद दोनों परिवार बैठक में इकट्ठे थे। तनवीर के पिता संग्राम यादव और उनकी आंटी पुरानी यादों में खोए हुए थे, जबकि आर्या नंदिनी चुपचाप अपनी माँ के पास बैठी थी। तनवीर सोफे पर बैठा बार बार तीखी नजरों से सामने बैठी रिया नंदिनी को केवल नंदिनी समझकर देख रहा था, जो जानबूझकर अपनी नानी आंटी राजरानी के पास जाकर बैठ गई थी। माँ, ये सोयाबीन कबाब थोड़े फीके नहीं हैं? तनवीर ने प्लेट में कांटा घुमाते हुए ऊंची आवाज में कहा, जबकि कबाब बिल्कुल ठीक थे। अगर आपको फीके लग रहे हैं तो इसमें लाल मिर्च डाल लीजिए। रिया नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में वही तेजपन था जो तनवीर को चिढ़ा देता था। बेवजह की कमी निकालना तो आपकी आदत लगती है। तनवीर ने दांत पीछे और रिया नंदिनी की तरफ देखा। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। राज रानी ने हैरानी से अपने पोते को देखा। तनवीर बेटा, ये क्या तरीका है? नंदिनी मेहमान है और तुम्हारी होने वाली साली भी। तुम उससे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? साली हो या कोई और, बदतमीजी मुझे पसंद नहीं। तनवीर ने कुर्सी पीछे खसकाई और खड़ा हो गया।
काव्या देवी ने चिंता से अपनी बेटी को देखा तो रिया नंदिनी ने शांत भाव से कंधे उचका दिए, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। बस रिया नंदिनी को हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं उसकी माँ बहन उसे नंदिनी के बजाय रिया नंदिनी कहकर न पुकार दे। रात के 2 बजे थे जब तनवीर को रिया नंदिनी का संदेश आया। तनवीर, क्या आप सो गए हैं? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तनवीर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं रिया नंदिनी, मैं जाग रहा हूँ। तुम बताओ क्या बात है? मैं भी बहुत परेशान हूँ। उस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है जो यहाँ आई हुई है। कौन सी लड़की? रिया नंदिनी ने संदेश दिया। हालांकि वह जानती थी वही मेरे पापा की मुंबोली बहन की बेटियां इतनी बदतमीज और घमंडी हैं कि मेरा मन करता है उसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। मगर क्या करूं, पापा की वजह से मजबूर हूं। तुम ही मेरा सुकून हो रिया नंदिनी, तुमसे बात करके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये पढ़कर रिया नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। वह उसी समय कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। उसे ताजी हवा की जरूरत थी। वो फोन कान से लगाए तनवीर के संदेश पढ़ रही थी और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब तनवीर भी सिगरेट पीने के बहाने छत पर आ चुका था। अंधेरे में तनवीर ने देखा कि कोई परछाई छत की मुंडेर के पास खड़ी फोन पर बात कर रही है। वह धीरे धीरे करीब आया। उसे रिया नंदिनी की हंसी सुनाई दी। तनवीर के दिमाग में जैसे धमाका हो गया। उसने समझा कि नंदिनी आधी रात को किसी दूसरे आदमी से बात कर रही है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम यहाँ इस समय किससे बात कर रही हो? तनवीर की तेज आवाज से रिया नंदिनी चौंक गई। उसका फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। आपको क्या परेशानी है? मैं जिससे चाहूं उससे बात करूं? रिया नंदिनी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। उसने जल्दी से फोन बंद करके पीछे छिपा लिया था। परेशानी मुझे ये है कि तुम मेरे घर में रह रही हो और यहाँ के नियम भूल गई हो। आधी रात को छत पर आकर छिप छिप कर बातें करना तुम्हारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। तनवीर उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखों में तिरस्कार था। मेरा चरित्र कैसा है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता करें। रिया नंदिनी ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर तनवीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम जैसी लड़कियां अपनी माँ की तरह होती हैं, जो परिवार की इज्जत खराब करने में देर नहीं करती। तनवीर की ये बात सुनकर रिया नंदिनी का धैर्य टूट गया। खबरदार जो मेरी माँ का नाम लिया। रिया नंदिनी चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाकर नीचे की तरफ भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उसी तनवीर से प्यार करती थी जो उसे चरित्रहीन कह रहा था। तनवीर कहीं छत पर खड़ा रह गया। उसे अपनी बदतमीजी पर थोड़ा पछतावा हुआ, मगर फिर उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ गया। वह सोचने लगा, वह कितना बेवकूफ था जो उस लड़की की मासूमियत देखकर थोड़ा पिघलने लगा था, जबकि वह रात में किसी और से बात करती है। अगले कुछ दिन उनके बीच ठंडी लड़ाई चलती रही। घर वाले हैरान थे, ये दोनों एक दूसरे को देखना भी क्यों नहीं चाहते। आर्या नंदिनी और तनवीर की सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, मगर रिया नंदिनी ने अब तय कर लिया था कि वह और चुप नहीं रहेगी। वह तनवीर की इस गलतफहमी को दूर करेगी, मगर उसे ये नहीं पता था कि सच जानने के बाद तनवीर की प्रतिक्रिया क्या होगी। सगाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर तनवीर के सीने में जैसे आग लगी हुई थी। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की से अंधेरे में डूबे हुए बगीचे को देख रहा था। उसके हाथ में वह अंगूठी थी जो उसे पहनाई गई थी, मगर उसका दिल कहीं और धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया नंदिनी बिना अनुमति अंदर आ गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गहरा दुख दिखाई दे रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनवीर ने गुस्से से उठते हुए कहा। मेरा पीछा छोड़ दो नंदिनी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे जैसी दोहरी चाल वाली लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तनवीर की बात पर रिया नंदिनी के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। वह चुपचाप चलकर उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। इतनी पास कि तनवीर को उसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। दोहरी मैं नहीं हूँ तनवीर, दोहरे तुम हो, रिया नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, मगर उसके स्वर में ऐसी सच्चाई थी कि तनवीर एक पल के लिए चुप रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तनवीर ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया, मगर रिया नंदिनी की नजरें उसकी आंखों में ही टिकी रही। जिस लड़की के लिए तुम तड़प रहे हो ना, वह कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। रिया नंदिनी की इस बात से जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया। तनवीर का हाथ अपने आप ढीला पड़ गया। तुम पागल हो गई हो, तनवीर ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी हंसी खाली थी। तुम वो नहीं हो सकती। वो मासूम है, सच्ची है। तुम तो रात में किसी और से बातें करती हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सबूत चाहिए तुम्हें? रिया नंदिनी ने अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से वह चैट खोल दी।
जो पिछले 6 महीने से उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसने फोन तनवीर की आंखों के सामने कर दिया। देखो ये संदेश, ये तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरें और ये आखिरी संदेश जो तुमने अभी आधा घंटा पहले मुझे भेजा है। तुम इस घर में टूट रहे हो। तनवीर ने फोन की तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही शब्द, वही समय, वही नंबर। उसने एक नजर रिया नंदिनी के चेहरे पर डाली जिस पर आंसू बह रहे थे। उसकी वही आवाज जो उसे जानी पहचानी लगती थी अब उसके कानों में गूंज रही थी, तुम। तनवीर के होंठों से बस यही शब्द निकला। उसके मन में एक साथ कई भाव उठे, खुशी, हैरानी, दुख और पछतावा। वह लड़की जिससे वो पहली नजर में प्रभावित हुआ था, जिसे खुद से दूर करने के लिए वह कठोर बन रहा था, वही उसका प्यार थी। तुमने मुझसे सच क्यों छिपाया रिया नंदिनी? तनवीर ने तड़पकर उसके कंधे को पकड़ लिया। अब उसकी पकड़ में कठोरता नहीं बल्कि गहरा प्यार था। मैं तुम्हारी नफरत देखना चाहती थी तनवीर, रिया नंदिनी ने रोते हुए कहा। मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ उस स्क्रीन से। तुमने मुझे चरित्रहीन कहा, तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा। क्या यही तुम्हारा प्यार है? तनवीर ने बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। मुझे माफ कर दो रिया नंदिनी, मैं अंधा हो गया था। मैं खुद से लड़ रहा था क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंच रहा था और मेरा दिमाग मुझे रोकता था कि मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता। दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे के पास खड़े रहे। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तनवीर ने रिया नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा जहां अब सिर्फ प्यार था। अब क्या होगा तनवीर? तुम्हारी सगाई तो आर्या नंदिनी से हो चुकी है, रिया नंदिनी ने रोते हुए पूछा। कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तनवीर ने उसके माथे को चूमा, जो एक वादा की वो किसी भी हद तक जाएगा मगर उसे नहीं छोड़ेगा। तनवीर ने रिया नंदिनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी नजरें रिया नंदिनी के चेहरे की सुंदरता में खो गई थी। वह रिया नंदिनी जो मोबाइल के स्क्रीन पर सिर्फ एक ख्याल थी, अब उसके सामने एक सजीव सच्चाई बनकर खड़ी थी। काश मैंने पहले पहचान लिया होता, तनवीर ने धीमे स्वर में कहा। तुमने मुझे कितना तड़पाया है रिया नंदिनी, कभी अपनी बेबाकी से और कभी ये मासूम चेहरा दिखाकर। रिया नंदिनी ने शरारत से अपनी भीगी पलकें झपकाई और तनवीर के सीने पर उंगलियां घुमाने लगी। तो क्या अब आपको अपनी उस प्रेमिका से धोखा देने का दुख नहीं हो रहा जो स्क्रीन के पीछे छिपी थी? तनवीर ने गहरी सांस ली और उसे और करीब खींच लिया। वो प्रेमिका तो मेरी आत्मा में बस चुकी थी रिया नंदिनी, और तुम मेरे सामने थी। अब मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारी बदतमीजियों के बावजूद तुमसे दूर क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तुम्हारी आवाज का असर और तुम्हारी आंखों की चमक मुझे बार बार वहीं ले जाती थी जहां तुमने मुझे अपने प्यार में बांध रखा था। उसने झुककर अपना माथा रिया नंदिनी के माथे से लगा दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। रिया नंदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। तनवीर ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। आर्या नंदिनी से ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रिश्ता तो तुमसे बहुत पहले बन चुका है। रिया नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। इस पल की मिठास उसे भीतर तक हिला रही थी, मगर फिर उसे आर्या नंदिनी का ख्याल आया। वह तुरंत पीछे हट गई। तनवीर, आर्या नंदिनी का क्या होगा? वह तो पहले ही बहुत दुखी रहती है और नानी आंटी ये कभी नहीं मानेगी अंतिम समय पर रिश्ता बदल दिया जाए। तुम चिंता मत करो रिया नंदिनी, अब मैंने तुम्हें पा लिया है तो खोने का सवाल ही नहीं उठता। तनवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। उसके स्पर्श में एक ऐसा वादा था जिस पर रिया नंदिनी को पूरा भरोसा था। रात का आखिरी पहर था जब दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए आर्या नंदिनी के कमरे की तरफ बढ़े ताकि उससे बात कर सके। मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। आर्या नंदिनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तनवीर यादव को कैसे अपना सकूंगी जबकि मेरा दिल तो आपके नाम हो चुका है। आर्या नंदिनी की आवाज में छुपा दर्द सुनकर तनवीर और रिया नंदिनी दोनों स्तंभ रह गए। मुझे लगता है कि हमें ये सब यहीं खत्म करना होगा। मैं माँ और पिता की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं जी भी नहीं पाऊंगी। तनवीर और रिया नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने तुरंत दरवाजा खटखटाया। आर्या नंदिनी ने घबराकर फोन छुपाया और दरवाजा खोला। सामने दोनों को साथ देखकर वह घबरा गई। रिया नंदिनी ने अंदर आते ही उसे गले से लगा लिया और फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। जब आर्या नंदिनी को पता चला ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे जैसे राहत मिल गई।
अब हमें दादी को मनाना होगा, तनवीर ने भरोसे से कहा और अगली सुबह वे तीनों राजरानी और काव्या देवी के कमरे में मौजूद थे। दादी, आपको हमारी मदद करनी होगी। तनवीर उनके पैरों के पास बैठ गया और सब कुछ सच सच बता दिया। राजरानी पहले तो हैरान हुई, मगर अपने पोते और बहू की आंखों में सच्ची तड़प देखकर उनका दिल पिघल गया। वह जानती थी कि उनका बेटा संग्राम यादव बहुत जिद्दी है, मगर ये भी जानती थी कि वह अपने पिता की बात कभी नहीं टालेगा। राजरानी ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। नाश्ते की मेज पर जब सब इकट्ठा हुए तो राजरानी ने चाय का कप रखते हुए गंभीर आवाज में कहा, संग्राम, रात मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी सपने में आए थे और बहुत चिंतित लग रहे थे। संग्राम यादव ने तुरंत खाना छोड़ दिया। क्या देखा सपने में माँ? राजरानी बोली, वो कह रहे थे तुमने रिश्ते की जो व्यवस्था बनाई है वह ठीक नहीं है। वे चाहते हैं कि तनवीर यादव की शादी रिया नंदनी से हो और आर्या नंदनी का रिश्ता कहीं और तय किया जाए। राजरानी ने इतनी समझदारी से ये बात कही, किसी को शक तक नहीं हुआ। सब लोग हैरान रह गए, मगर क्योंकि बात स्वर्गीय पिता के सपने की थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनकार करे। संग्राम यादव ने सिर झुका लिया। अगर पिताजी की यही इच्छा है तो वैसा ही होगा, जैसा आप कह रही हैं। मेज के नीचे रिया नंदनी और तनवीर यादव ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। उनकी आंखों में जीत की चमक और गहरा प्यार था। उस सपने की इस खुशखबरी ने जैसे पूरे घर का माहौल बदल दिया। और फिर राज रानी की इच्छा पर अगले ही दिन सादगी से उन दोनों की शादी कर दी गई। संग्राम यादव लक्ष्मी देवी दूसरे कमरे में व्यस्त थे, जबकि आर्या नंदिनी अपनी नानी आंटी के पास बैठकर उनका धन्यवाद कर रही थी। दूसरी तरफ तनवीर यादव अपने कमरे में जा चुका था, जहां उसकी मनपसंद स्त्री उसका इंतजार कर रही थी। वह जाते ही उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। तुम्हें विश्वास हो रहा है कि ये सब कुछ सच है? रिया नंदिनी ने तनवीर को देखा, जिसकी आंखों में आज पहले वाली तीखी आग नहीं बल्कि गहरा सुकून था। तनवीर 2 कदम चलकर उसके इतना करीब आ गया कि रिया नंदिनी को अपनी धड़कनें उसके शरीर से टकराती हुई महसूस होने लगी। उसने रिया नंदिनी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सच तो यह है रिया नंदिनी, मुझे अब भी लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वह लड़की जिसे मैंने सिर्फ संदेशों में महसूस किया था, वो मेरे सामने है, अब हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। रिया नंदिनी ने शरारत से सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, और वे जो आपने मुझे छत पर कहा था कि मेरा चरित्र कैसा है, क्या वह भी सच था? तनवीर के चेहरे पर पछतावे की लहर दौड़ गई। उसने रिया नंदिनी के दोनों हाथ अपने होठों से लगाकर लंबे समय तक चूमा। मुझे उस एक बात के लिए पूरी जिंदगी सजा दे दो तो भी कम रहेगा। रिया नंदी, मैं अपने घमंड में इतना उलझ गया था कि तुम्हारी सच्चाई देख ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ही प्यार को दुख दिया। रिया नंदिनी ने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने तनवीर का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। माफ तो मैंने उसी पल कर दिया था जब तुमने कमरे में मुझे अपने सीने से लगा लिया था तनवीर, क्योंकि तुम्हारी नफरत में भी मुझे वही पुराना प्यार महसूस हो रहा था जो तुमने मोबाइल पर मुझसे किया था। तनवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में उसके कान के पास कहा, अब हमारे बीच कोई स्क्रीन नहीं आएगी रिया नंदिनी, अब सिर्फ मैं और तुम होंगे, और हमारा ये पागलपन भरा प्यार जो दूरी का मोहताज नहीं रहेगा। ये कहते हुए वो पूरी तरह उसमें खो गया था, क्योंकि अब वह दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके थे और एक दूसरे पर पूरा अधिकार रखते थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो रिया नंदिनी की आंखें एक अजीब से सुकून के साथ खुली। रात का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तनवीर की यादों का साथ शामिल था। थोड़ी देर बाद उसने तनवीर को कमरे में नहीं पाया तो वो बाथरूम में चली गई और कुछ देर के बाद बाहर आ गई। गुलाबी रंग के सूट में वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसने बाल खुले छोड़ दिए थे, कानों में छोटे से झुमके पहन लिए थे। जैसे ही वो कमरे में बाहर निकलने लगी तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रिया नंदी ने दरवाजा खोला तो सामने तनवीर यादव खड़ा था। सफेद रंग के कपड़ों में वो बेहद आकर्षक लग रहा था। रिया नंदिनी की सांसें उसे देखकर एक पल को रुक गई। तनवीर की नजर अब उसके गुलाबी कपड़ों पर पड़ी तो उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। तुम तो बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी लग रही हो, तनवीर ने उसके करीब आते हुए बहुत धीमे आवाज में कहा। उसके बोलने के अंदाज में वही कोमलता थी जो रिया नंदिनी को बेचैन कर देती थी। तनवीर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों की एक लट कान के पीछे की और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए।
ये आप क्या कर रहे हैं? रिया नंदिनी ने शर्माते हुए इधर उधर देखा। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? सोचने दो। रिया नंदिनी, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। तनवीर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उंगलियां उसके उंगलियों में फंसा दी। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। सब नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब दोनों हाथों में हाथ डाले सीढ़ियां उतरकर नीचे कमरे में पहुंचे, सबकी नजर उन पर टिक गई। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। रिया नंदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर तनवीर की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो गई थी। माँ, हम आज नाश्ता घर पर नहीं करेंगे, तनवीर ने सबकी तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। क्यों बेटा, सब कुछ तैयार तो है? राज रानी ने मुस्कुराते हुए अपने पोते को देखा। बस दादी, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं रिया नंदिनी को उसकी पसंद की जगह पर नाश्ता करवाऊं। तनवीर ने रिया नंदिनी की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कान दी। रिया नंदिनी हैरान रह गई कि ये वही सख्त और चुप रहने वाला तनवीर है जो अब सबके सामने इतना खुलकर बोल रहा है। रिया नंदिनी ने धीरे से उसके कान में कहा, तनवीर, ये क्या कर रहे हैं? सब क्या कहेंगे? सब वही कहेंगे जो सुनना चाहता हूँ। तनवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा, सबको नमस्ते कहकर उसे बाहर ले आया। गाड़ी में बैठते ही तनवीर ने रिया नंदिनी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हें याद है रिया नंदिनी, तुमने एक बार संदेश में कहा था तुम्हें बारिश में लंबी ड्राइव और बाहर नाश्ता करना बहुत पसंद है। तनवीर ने गाड़ी चालू करते हुए पूछा, आपको याद है? रिया नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तनवीर ने उसकी हर छोटी बात को अपने दिल में संभाल कर रखा है। मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात याद है रिया नंदिनी, चाहे वो संदेश में कही हो या जो तुमने वो छत पर रोते हुए कही थी। तनवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। अब हमारी जिंदगी का हर दिन वैसा ही होगा, जैसा तुम चाहोगी। दोनों शहर की एक शांत सड़क पर निकल गए, जहाँ पेड़ों की छाया और ठंडी हवा उनका स्वागत कर रही थी। रिया नंदिनी ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और उस पल को जीने लगी। तनवीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए तनवीर ने रिया नंदिनी को वो कंगन दिखाया जो उसने अपनी कलाई में छुपाकर पहन रखा था। देखो रिया नंदिनी, ये आज भी मेरे पास है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारे उस पागलपन की पहली निशानी है जिसने मुझे जीत लिया। रिया नंदिनी ने शर्माकर नजरें झुका ली। उसका दिल आभार से भर गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपना आने वाला जीवन देख रहे थे, जहां सिर्फ प्यार था। तनवीर ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम सच में मुसीबत हो रिया, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी मुसीबत। शाम का समय था और तनवीर यादव के घर का बड़ा कमरा आज हंसी और बातों से गूंज रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसे मौसम और सुहाना हो गया था। बड़े सोफे पर तनवीर और रिया नंदिनी एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे थे। तनवीर ने पूरे विश्वास से रिया नंदिनी का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। रिया नंदिनी ने कई बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर तनवीर की पकड़ में इतना अपनापन था, वो बस शर्मा कर रह गई। आर्या नंदिनी उनके सामने वाले सोफे पर बैठी ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि इन दोनों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लंबा सफर तय किया है। राज रानी अपनी खास कुर्सी पर बैठी माला जाप कर रही थी, लेकिन उनकी तेज नजरें सब पर थी। संग्राम यादव ने चाय का घूंट लेते हुए काव्या देवी की तरफ देखा और कहा, सच कहूं तो मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि पिताजी ने सपने में आकर माँ से ये सब कहा। संग्राम, ये सब किस्मत का खेल है, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखिए, तनवीर और रिया नंदिनी एक दूसरे के साथ कितने खुश लग रहे हैं, जैसे ये रिश्ता बहुत पुराना हो। राज रानी ने माला रोककर अर्थ भरी नजरों से तनवीर और रिया नंदिनी पर डाली। इस समय दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ कह रहे थे। अरे तुम किस्मत की बात कर रहे हो, यहाँ तो किस्मत से ज्यादा सिग्नल का कमाल है, उन्होंने मजाक में कहा। सिग्नल का क्या मतलब माँ? संग्राम यादव ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस कभी कभी सिग्नल भी दिलों को जोड़ देते हैं। राज रानी पहली बार जोर से हंस पड़ी। आर्या नंदिनी और रिया नंदिनी हंसी से लोटपोट हो गई, जबकि तनवीर ने गला साफ करते हुए नजरें चुरा ली। काव्या देवी और लक्ष्मी देवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। ये क्या बात हुई माँ? आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या हमें कुछ नहीं पता जो आपको पता है? अरे कुछ नहीं बहू, बस पुरानी बातें हैं। राज रानी ने बात बदलने की कोशिश की, मगर संग्राम यादव अब जिज्ञासा में आ चुके थे। नहीं माँ, अब बताइए। रिया बेटा, तुम क्यों हंस रही हो? आर्या तुम भी? उन्होंने सबकी तरफ देखा। रिया नंदिनी घबरा गई और उसने तनवीर का हाथ जोर से दबा दिया, कहीं सच बाहर ना आ जाए। तनवीर ने स्थिति संभालते हुए कहा, पापा, दादी का मतलब है कि आजकल की पीढ़ी तकनीकी के समय में जीना जानती है।
बस वही बात कर रही थी और वैसे भी आप दादाजी के सपने पर विश्वास रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। रिया नंदिनी ने तनवीर के कान के पास झुककर धीरे से कहा, अगर नानी आंटी ने सच बता दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तनवीर ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और उसके चेहरे के पास आकर धीमी आवाज में बोला, तो क्या हुआ? अब तो तुम कानूनी रूप से मेरी मुसीबत हो। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे वह सपना हो या सच्चाई। कमरे में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। सब अब भी यही सोच रहे थे, आखिर ऐसी क्या बात है जो चारों छुपा रहे हैं, मगर उनके चेहरों की खुशी देखकर किसी ने और सवाल करना ठीक नहीं समझा। आर्या नंदिनी ने रिया नंदिनी को आंख मारी और रिया नंदिनी ने शर्माकर अपना सिर तनवीर के कंधे पर रख दिया। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन घर के अंदर प्यार और सुकून का माहौल सबको अपने घेरे में लिए हुए था। तनवीर ने रिया नंदिनी के हाथ की रेखाओं को अपनी उंगली से छूते हुए सोचा, जिंदगी कितनी अजीब होती है। कहाँ एक मोबाइल स्क्रीन पर शुरू हुआ अनजाना रिश्ता और कहाँ ये सजीव सच्चाई। दोनों अब उस सफर के लिए तैयार थे जो ऑनलाइन शुरू हुआ था और अब परिवार की खुशियां और प्यार के बीच आगे बढ़ रहा था। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियाँ देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।